हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। सो अगेन मैं आपके साथ हूँ विद लेक्चर नंबर 10 एंड वी विल सी हाउ टू क्रिएट RHEL 8 इंस्टेंस। यानी कि AWS क्लाउड में आपको अगर एक RHEL 8 का मशीन आपको क्रिएट करना है तो आप क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपके सामने बताया था कि AWS के अकाउंट को आपको अगर मैनेज करना है तो एक सपोर्ट केस ओपन करना, आपका अकाउंट में कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, रीजन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको चेक करना है तो प्राइमरली आप AWS की किसी भी सर्विस को क्रिएट करना चाहते हैं, इधर इट्स इंस्टेंस और आपका डेटाबेस, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, प्राइमरली आपके पास एक रीजन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से रीजन में आप उस सर्विस को स्पिन करना चाहते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि RHEL 8 का एक मशीन, एक सर्वर अगर आपको AWS क्लाउड में क्रिएट करना पड़े और फिर बाद में उसको एक्सेस करना, तो कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो सर्वर लॉन्च करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विच सर्विस इज रेस्पॉन्सिबल इन AWS क्लाउड, राइट। तो अगर आपको AWS क्लाउड में वर्चुअल सर्वर्स की अगर आपको जरूरत हो, अब ये मशीन सेंटोस का हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का हो सकता है, उबंटू हो सकता है, डेवियन हो सकता है, फेडोरा हो सकता है, ठीक है। बट सर्विस जो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट द इंस्टेंसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सर्विस का नाम आपका है EC2 एंड इट स्टैंड फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। तो सर्विस का हमें बिल्कुल आइडिया क्लियर है कि EC2 सर्विस के अंदर जाके हमें एक सर्वर क्रिएट करना होगा RHEL 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, राइट। दूसरा जो प्राइमरली रिक्वायरमेंट होता है कि कौन से रीजन में हम उस सर्वर को क्रिएट करें, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है कि मैंने जो रीजन अपने लिए सेलेक्ट किया है, आई विल क्रिएट माई सर्वर इन कैनेडा रीजन, राइट। एंड कैनेडा का जो आपका रीजन का जो कोड है दैट इज CA-Central-1। बट सर्वर को भी स्पिन करने के लिए हमारे पास एक एजेड का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सर्वर को आप कौन से एजेड में स्पिन करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि कनाडा में जाके अगर आप चेक करेंगे तो वी हैव द 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, बट सर्वर को क्रिएट करने के लिए एटलीस्ट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन विच अवेलेबिलिटी जोन आई वांट टू जस्ट क्रिएट माय सर्वर, राइट। तो मैं आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो वहां पे हम अपना मैनुअली जाके चूज कर सकते हैं कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में सर्वर को स्पिन करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस, यानी कि सर्वर को इटसेल्फ लॉन्च करने के लिए AWS में कुछ सब रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। EC2 तो आपका एक पेरेंट सर्विस है, बट सर्वर को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज की हमें ऑल टुगेदर जरूरत होता है। जैसे कि AWS ने विद इन AMI आपको मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा रखे हैं मार्केट प्लेस के थ्रू। AMI का मतलब होता है Amazon मशीन इमेज, यानी कि आपको एक प्री बूटेबल इमेज अगर AWS क्लाउड में चाहिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो रेडी टू यूज OS का एक टेम्पलेट AWS ने विद इन AWS मार्केट प्लेस, जहां पे हर एक OS के टेम्पलेट्स उन्होंने स्टोर कर रखे हैं एज अ AMI, राइट। दूसरा जो रिसोर्स आपको जरूरत होगा, OS को चलाने के लिए जो वर्चुअल हार्डवेयर का टेम्पलेट आपको चाहिए, जिस चीज को आप हार्डवेयर का फ्लेवर भी बोल सकते हैं, यानी कि वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, VRAM, vCPU, vNIC, राइट। नेटवर्क कौन अवेलेबल कराएगा, रैम कौन अवेलेबल कराएगा, CPU कौन अवेलेबल कराएगा, तो उस रिसोर्स को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इंस्टेंस का टाइप, राइट। सो वी हैव द n नंबर ऑफ इंस्टेंस टाइप। हमारे एप्लीकेशन को कितना CPU, रैम और नेटवर्क का डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग AWS क्लाउड में n नंबर ऑफ टाइप के इंस्टेंस टाइप आपके अवेलेबल हैं। सेम ऑर्डर में एक वर्चुअल डिस्क हमें OS इंस्टॉलेशन के लिए जरूरत है, तो OS इंस्टॉलेशन या किसी भी टाइप का डेटा आपको यहाँ पे रखना है, जिस चीज को आप ऑन प्रेमाइसेस एक फिजिकल हार्ड डिस्क बोलते हैं, और फिर फर्दर उस हार्ड डिस्क में आप लोग पार्टीशनिंग करते हैं। तो इस चीज को हम लोग टेक्निकली AWS क्लाउड में EBS वॉल्यूम बोलते हैं। EBS स्टैंड फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, राइट। तो एक वर्चुअल डिस्क आपको सर्वर के लिए चाहिए, किसी भी साइज का आप डिस्क अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं।
फोर्थ जो यहाँ पे रिसोर्स आपका है कि हु विल प्रोवाइड द नेटवर्क अवेलेबिलिटी, बिकॉज एडब्ल्यूएस ने सीधा सा बोला है कि आप जिस भी सर्विस को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वी हैव द ओनली सिंगल वे टू कम्युनिकेट माई सर्विस ओवर द इंटरनेट। तो ओवर द इंटरनेट हम जब अपने सर्वर को कनेक्ट करेंगे तो सर्वर के लिए एक नेटवर्क की अवेलेबिलिटी करा के देना और सर्वर को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे EC2 सर्विस का जो नेटवर्किंग लेयर का सर्विस है दैट इज बीपीसी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस ने हर एक रीजन में जाके आप चेक करोगे तो एक नेटवर्क आपको ऑलरेडी बना के दे रखा है जिसका रेंज आपको दिखेगा 0.0/16। किसी भी रीजन में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। इट्स द डिफॉल्ट नेटवर्क और बीपीसी क्रिएटेड और प्रोवाइडेड बाय एडब्ल्यूएस, राइट। यानी कि कनाडा कनाडा की मैं आपसे बात करता हूं तो वी हैव द 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। तो आपके इस बीपीसी में यू विल गेट द 3 डिफरेंट सबनेट्स फॉर ईच अवेलेबिलिटी जोन। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बीपीसी का नेटवर्क का सबनेट्स का मतलब क्या है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर मैं अपना स्टार्ट करूंगा दैट विल बी फॉर द बीपीसी सर्विस, और वहां पे मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कस्टम बीपीसी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबनेट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी एज अ बिगनर हम लोग बस इस वाले प्रैक्टिकल में ये आइडिया लेने वाले हैं कि AWS ने जो हमको डिफॉल्ट रिसोर्सेज सर्विसेज जो अवेलेबल करा रखे हैं उनको यूज करके मैं अपने सर्विस को कैसे प्रोविजन कर सकता हूँ। तो सर्विस जो हमारा यहाँ पे है ना, एक इंस्टेंस हमको चाहिए, राइट। और पांचवा जो रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है दैट इज सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे एक फायरवॉल का काम कर रहा है, वर्चुअल फायरवॉल। और आप इसको सीधा सा समझ सकते हैं, विच प्रोटोकॉल ट्रैफिक यू जस्ट वांट टू अलाउ फॉर योर सर्वर that we can define inside the security group rules, right? So it's a software kind of firewall provided by AWS। और लास्ट जो रिसोर्स आपका है दैट इज की पेयर। यानी कि AWS में आपके OS को जब आप लॉग इन करते हैं तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉग इन करने के लिए बाया SSH और टेलनेट AWS ने हमारे लिए बाय डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट करके दे रखा है। डिफॉल्ट यूजर जिसको आप बोल सकते हैं टू कनेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपके इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए। बट एक चीज हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, AWS क्लाउड में बाय डिफॉल्ट जो AMI AWS आपको दे रहा है, प्री बूटेबल इमेज आप जिसको बोल रहे हैं, उस इमेज को आप प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आपको की बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो की पेयर्स हमको यहाँ पे मिलेंगे, वन विल बी द प्राइवेट एंड वन विल बी द पब्लिक। पब्लिक जो की होता है वो हमेशा AWS के साइड या फिर सर्वर साइड स्टोर होता है। प्राइवेट की हम अपने लोकल पीसी में, जिस पीसी से हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अपने सर्वर को, वहां पे हम जनरली रखते हैं अपने पास सिक्योरली, राइट। इफ यू हैव डिलीटेड द पैम फाइल, जो प्राइवेट की आपने डाउनलोड किया है, तो मेक श्योर यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट योर सर्वर, राइट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की मैं आपसे बात करता हूँ, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट योर EC2 इंस्टेंस। तो दो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेने हैं, सिंपल पुटी एंड पुटी जैन, ठीक है। तो सीधा सा है, हम इस प्रैक्टिकल को जो करने वाले हैं अभी, एक सर्वर हमें लॉन्च करना है। तो हर एक सर्वर के लिए AWS बाय डिफॉल्ट आपको एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी देके चलता है। तो ओवर द इंटरनेट जब हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं तो वी जनरली यूज द पब्लिक आईपी। और विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं, वी हैव द मल्टीपल सर्वर्स इन AWS क्लाउड, और उन सर्वर्स को आपस में आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, इन दैट केस वी जनरली यूज द प्राइवेट आईपी। लेट्स प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल पार्ट, हाउ वी कैन जस्ट क्रिएट द RHEL8 मशीन, एंड आई विल शो यू कि उसको फिर बाद में आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले AWS का जो मैनेजमेंट कंसोल है, जो अकाउंट आपने साइन अप किया है, वो लॉग इन कर लेना है। और वी हैव डिसाइडेड टू क्रिएट माई सर्वर इन कनाडा रीजन। तो मेक श्योर आपको सबसे पहले टॉप में ये चेक कर लेना है कि इन विच पर्टिकुलर रीजन यू आर वर्किंग राइट नाउ, राइट। लेट सपोज अगर बाय डिफॉल्ट आप किसी भी दूसरे AWS के रीजन में लॉग इन करते हैं, एंड दैट कैन बी एनी अदर रीजन, लेट सपोज यू हैव लॉग्ड इन टू ओहायो रीजन, तो आपको पहले रीजन अपना स्विच करके रेस्पेक्टिव रीजन जिसमें आप अपना सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं वहां पे आप स्विच कर लें। तो आई एम जस्ट स्विचिंग माई रीजन टू कनाडा,
एंड कनाडा का जो रीजन कोड आपको दिख रहा है दैट इज CA-Central-1. हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन्स वी हैव विद इन द कनाडा, यू कैन चेक, वी हैव द 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, और उनके कोड अगर आप देखते हैं इट्स CA-Central-1A, 1B एंड 1D, राइट. सर्वर आपको अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है इंस्टेंसेस, राइट. जस्ट यू नीड टू क्रिएट ऑन लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पे मल्टीपल AMI यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इमेज हैं वो पहले से प्री बूटेबल हैं. आपको कोई मैनुअल OS का इंस्टॉलेशन नहीं करना है, OS इनमें ऑलरेडी लोडेड है, आपको जस्ट स्पिन करना है एज अ टेम्पलेट, राइट. तो RHL 8 का मशीन अगर आपको चाहिए तो सिंपल आप यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट कर लें, ठीक है. और सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे बोल रहा है कि इंस्टेंस का टाइप आपको क्या चाहिए. तो RHL 8 मतलब लाइनक्स मशीन को चलाने के लिए एक इंस्टेंस का टाइप आपको बता रखा है T2.micro. इट्स अ काइंड ऑफ मिनिमल हार्डवेयर टेम्पलेट जिसमें कि आपको 1 वर्चुअल CPU, 1 GB मेमोरी और एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको NIC मिलेगा, राइट. तो आप चाहे तो कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं जो आपको डिमांड है. आप चाहे तो 2 GB रैम के साथ बना सकते हैं. आपने बोला कि आई विल टेक T2.medium, and in T2.medium we will get 2 virtual CPU and 4 GB RAM. It's up to you कि कौन सा टाइप आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं. फ्लेवर आप इसको समझ लें कि वी हैव द मल्टीपल हार्डवेयर फ्लेवर्स टू स्पिन अप माय इंस्टेंस, राइट. So I'm just taking the T2.micro to avoid any extra charge in my account because it comes under the free tier. That's why I'm just taking the T2.micro. Next, so we have the total 7 steps to create my instance, right? And we have completed choose AMI and choose instance type. Now we on the step number configure instance, right? So here we need to provide the number of instances we want to launch. So you can just provide any number, but in this particular demo, I'm just creating one server. Now we need to choose the network, right? एंड नेटवर्क का सीधा सा मतलब है कि आपके सर्वर को IP कहाँ से मिलेगा. तो मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट एक नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट होता है. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये नेटवर्क को अगर मेरे को देखना है तो मैं कहाँ पे जाके देख सकता हूँ. तो यू कैन डू वन थिंग, जस्ट राइट क्लिक ऑन द टैब एंड ओपन द डुप्लीकेट टैब. सेम रीजन में जहाँ पे आप अपना सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट सर्च फॉर द BPC सर्विस. सो BPC जस्ट अ नेटवर्क सर्विस इन AWS क्लाउड. अगर आपको अपने सर्वर्स के लिए IP, गेटवेज, राउटिंग टेबल्स, फायरवॉल्स आपको मैनेज करने हैं, तो सर्विस जो यहाँ रेस्पॉन्सिबल है दैट इज BPC. तो आपको बता रहा है कि ऑलरेडी एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएटेड है विद दिस CIDR ब्लॉक, यानी कि मेरे EC2 इंस्टेंस को जो IP मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 172. और मैंने आपको बताया था कि कनाडा में अगर 3 अवेलेबिलिटी जोन है तो इस वाले नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट यू विल गेट द 3 सबनेट्स. एंड तीनों सबनेट का ID आपको रिसोर्स ID यहाँ पे दिख रहा है, CIDR ब्लॉक आपको दिख रहा है, एंड तीनों ही सबनेट आपके अलग अलग AZ में भी आपको दिखेंगे, ठीक है. यानी कि यही ऑर्डर AWS ने बाय डिफॉल्ट जिस भी रीजन में जाके आप चेक करते हैं यू विल गेट द डिफॉल्ट BPC, and inside a particular region if you have the 2 availability zones that means ki you will get the 2 subnets by default, right. You can check same thing in the other AWS region also, but I am not going to show you. You can check it, right. So I have selected my default network. Now it's asking for the subnet, in which particular subnet you want to create your server. तो मैंने आपसे बोला था कि we need to provide at least one subnet. If I am just creating the instance, from which particular subnet my instance will get the IP. अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लिया नो प्रेफरेंस, तो आप समझ जाएं कि आपका AWS तीनों ही सबनेट में से, मतलब एक सबनेट आपका 1A में है, एक 1B में है, एक 1D में है, तो किसी भी AZ में आपके सर्वर को स्पिन करके दे देगा अगर आपने कोई चॉइस यहाँ पे नहीं लिया तो. बट एक्सप्लिसिटली आप ये बता सकते हैं कि मेरा जो सर्वर है इस वाले सबनेट का पार्ट होना चाहिए एंड शुड बी प्रोविजन विद CA-Central-1 AZ. तो AZ हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बता दिया कि CA-Central-1 A में ही मेरा सर्वर बनना चाहिए. नाउ AWS इज आस्किंग टू यू कि आप पब्लिक IP अपने सर्वर पर लेना चाहते हैं कि नहीं. तो बाय डिफॉल्ट AWS फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक पब्लिक IP फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है.
बट मेक श्योर कि आपने अगर पब्लिक आईपी यहाँ पे डिसेबल किया तो आप अपने सर्वर को बाय डिफॉल्ट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी का ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एवरी टाइम हमें पब्लिक आईपी लेना ही है, बट वी आर क्रिएटिंग द स्टैंडअलोन सर्वर। इन दैट केस वी नीड द पब्लिक आईपी टू कनेक्ट योर सर्वर ओवर द इंटरनेट, राइट। तो ये तीन ऑप्शंस आपको ध्यान रखना है, विच नेटवर्क एंड विच अवेलेबिलिटी जोन और सबनेट, एंड डू यू वांट टू टेक द पब्लिक आईपी और नॉट, राइट। सो I have only make the changes with these three options, और इस वाले पेज पे आपको और कोई चेंज नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट आपको एक रूट वॉल्यूम यानी कि पेरेंट पार्टीशन आपको मिलेगा, एंड यू विल गेट द 10 GB ऑफ स्पेस। अगर आपको लगता है कि रूट वॉल्यूम या फिर रूट पार्टीशन जो होगा उसमें 10 GB इनफ है, तो आप इसको सेम भी रख सकते हैं। बाकी का आपको इंक्रीज करना है तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे पास कर सकते हैं जो आपको लेना है, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग द डेमो बिकॉज वी नीड टू टेक द फील विद द प्लेटफॉर्म की एग्जैक्टली AWS क्लाउड में एक इंस्टेंस हमको बनाना पड़े तो हम कैसे बना सकते हैं। बाकी का आगे के लेक्चर्स में इन सारे ऑप्शंस को मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, इन सब का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, राइट। सो बी विद मी, एंड आप यहाँ पे एक नेम के साथ कोई भी लॉजिकल नेम आप कंसोल पे जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं इंस्टेंस का, सो आई एम गिविंग द नेम लाइक लिनक्स मशीन, राइट। सो दिस इज द नेम। नेक्स्ट, आपसे अभी पूछ रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप आप क्या लेना चाहते हैं सर्वर के लिए। यू हैव द टू ऑप्शंस, क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप और सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे सिंपल है, जो पहले से एक डिफॉल्ट भी आपको क्रिएटेड मिलता है, अगर आप इसके साथ सर्वर लॉन्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। बाकी का आपको अगर एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, सो आई एम जस्ट गिविंग द नेम लिनक्स हाइफन मशीन, राइट। एंड डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पास कर सकते हैं कोई भी, दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप फॉर माई लिनक्स सर्वर्स। तो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ग्रुप का एग्जैक्टली मतलब होता है, इट्स अ वर्चुअल फायरवॉल, and this will define which particular traffic or protocol traffic you want to just allow for your server, just for the security reason, because we are working in the public clouds, and AWS just providing the add-on security with the help of security group as a firewall। तो SSH का जो ट्रैफिक है बाय डिफॉल्ट इन्होंने अलाउ करके आपको दिया है, बिकॉज रिमोटली आप सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट वी रिक्वायर द SSH। और यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको बोल रहा है कि कस्टम में मतलब आप कोई भी CIDR ब्लॉक ऐसे आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क इस वाले CIDR के साथ चलता है तो आप ये एंटर कर सकते हैं। अगर आपने एनीवेयर किया, एनीवेयर का और कस्टम में जो 0.0.0 लिखा आ रहा था, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओपन फॉर द वर्ल्ड इसका मतलब ये है, कोई भी बंदा जिसके पास आपके सर्वर का लॉगिन ID पासवर्ड होगा, he or she connect your server over the internet, that is the meaning of anywhere, and custom में जो 0.0.0 यहाँ पे लिखा आ रहा था, राइट। और आपको अगर ये श्योरिटी चाहिए कि जिस लैपटॉप से मैं कनेक्टेड हूँ उसी IP से ये सर्वर ओनली लॉग इन हो, तो आप अपना IP गूगल पे जाके आराम से यहाँ चेक कर सकते हैं, व्हाट इज माई IP। सो यू विल गेट द सेम IP एड्रेस जो आपको अभी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, सो इट्स माई करंट IP, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए आप एक काम कर लें, इस रूल को अभी डिलीट करके एक नया रूल यहाँ पे ऐड करें, और इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें ऑल ट्रैफिक, राइट। और जहाँ कस्टम लिखा आ रहा है इसको आप सिंपल एनीवेयर कर दें। इतना चेंजेस आपको करने हैं। मेक श्योर यू आर जस्ट टेकिंग द ऑप्शन क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, एंड इन द रूल आपको टाइप जो लेना है ऑल ट्रैफिक, ऑल प्रोटोकॉल, ऑल पोर्ट रेंज, एंड अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, राइट। just click on this is the summary, and you are getting the warning that you have just enable all traffic for your server, so make sure just it's a warning, and this is the summary page, जो settings आपने अपने सर्वर के लिए लिया है, you will get the RHEL or 8 operating system machine, you will get one virtual CPU 1 GB of RAM, and नीचे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। फायरवॉल में आपको बता रहा है कि आपने कंप्लीट ट्रैफिक को अलाउ कर रखा है, स्टोरेज आपको क्या मिलेगा, एंड इंस्टेंस की डिटेल्स में आपको क्या क्या, एक NIC मिलेगा बाय डिफॉल्ट आपको ETH0, IP एड्रेस जो होगा बाय DHCP आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस सबनेट। सो दिस इज द ओवरऑल डिटेल ऑफ योर इंस्टेंस। नेक्स्ट स्टेप इज लॉन्च योर EC2 इंस्टेंस, बट आपसे यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है
कि आपको अगर एक EC2 इंस्टेंस बनाना है तो यू शुड हैव द की पेयर। तो ऑप्शंस हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, तीनों का मतलब क्या होता है विल लेट यू नो कौन से केस में आप क्या ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जब आप फर्स्ट टाइम सर्वर को लॉन्च कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू की पेयर, राइट। You have the two type of algorithm just for the encryption for your key pair। तो कोई सा भी आप की पेयर टाइप चूज कर सकते हैं। आई एम टेकिंग विद डिफॉल्ट RSA और नेम यहाँ पे आप की का दे सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग द नेम माई की, राइट। एंड डाउनलोड अ PEM फाइल इन योर लोकल डायरेक्टरी, राइट। सो एक mykey.pem के नाम से आपने की फाइल डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। नाउ यू हैव द ऑप्शन टू क्लिक लॉन्च इंस्टेंसेस, राइट। सो यू कैन सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर मैं इन स्टेप्स को आपको मैन्युअली डिस्क्राइब नहीं करता तो विद इन 2 मिनट्स और 1 मिनट यू हैव द सर्वर अवेलेबल, राइट। दैट्स वाई आई वाज सेइंग इन द थ्योरी पार्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑन डिमांड सर्विसेज, ऑन डिमांड रिसोर्स प्रोविजनिंग आपको मिलता है, ठीक है। तो इस सर्वर की आप डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो AWS ने बाय डिफॉल्ट आपको एक पब्लिक आईपी दिया है, एक प्राइवेट आईपी दिया है, एक पब्लिक DNS दिया है और एक प्राइवेट DNS भी आपको अवेलेबल करा के दिया है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। AWS में बाय डिफॉल्ट 2 तरीके के डोमेन है जो आपको बाय डिफॉल्ट एज अ होस्ट नेम मिलते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि AWS का जो प्राइवेट डोमेन है उसका नाम क्या है। सो सिंपल आप आंसर कर सकते हैं इट्स compute.internal। और सेम ऑर्डर में आपको अगर पब्लिक डोमेन का भी नाम बताना पड़े तो उसका जो डोमेन है AWS का पब्लिक दैट इज amazonaws.com, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट 2 डोमेन को AWS आपको ऑलरेडी आपके सर्वर के साथ अवेलेबल करा के दे रहा है। इट्स पब्लिक डोमेन amazonaws.com एंड compute.internal इट्स प्राइवेट डोमेन, राइट। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप एक इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो उसके साथ कुछ रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं विद इन योर सर्वर, राइट। एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा आपका, एक की पेयर क्रिएट होता है, राइट। और एक उसका वॉल्यूम क्रिएट होता है। वॉल्यूम के साथ आपका फिर एक NIC, वर्चुअल NIC आप जिसको बोलते हैं, 4 रिसोर्सेस आपके क्रिएट होते हैं और चारों को आपको चेक करना है तो आप सिंपल यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे आपका एक तो ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ, राइट। नेटवर्किंग में आप जाएंगे तो एक उसका वर्चुअल निक क्रिएट हुआ विद दिस रिसोर्स ID। सेम ऑर्डर में आपको अगर की पेयर चेक करना है तो आपको बता रहा है कि ये वाला की पेयर आपने क्रिएट किया है माई की के नाम से। एंड एक आपका स्टोरेज देखना है तो ये एक वॉल्यूम आपका क्रिएट हुआ है। सेम ऑर्डर में इन रिसोर्सेस को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक वॉल्यूम आपका यहाँ पे दिखना चाहिए आपको फॉर योर सर्वर जो आपने 10 GB का क्रिएट किया है, इट्स अ वर्चुअल डिस्क, राइट। की पेयर आपको चेक करना है तो एक की पेयर आपका ये क्रिएट हुआ है। अगर आपको नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट करना है या चेक करना है कौन सा NIC क्रिएट हुआ है मेरे सर्वर के लिए, और सेम ऑर्डर में सिक्योरिटी ग्रुप भी आप चेक करना चाहते हैं तो एक लिनक्स मशीन के नाम से सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप्स मैंने आपको डिस्क्राइब करे हैं कि एक इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस इंस्टेंस को अगर आपने कनेक्ट करना है तो कैसे आप करोगे। तो सबसे पहले बेस्ट तरीका होता है आप अपने सिस्टम में CMD ओपन करके सबसे पहले इस सिस्टम को आप पिंग करो, है ना। अगर ये सक्सेसफुली पिंग होता है दैट मीन्स कि अब आप अपने इंस्टेंस से जो AWS क्लाउड में चल रहा है उस सिस्टम को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैंने जो पिंग कमांड चलाया है वो यहाँ से चलाया है फॉर द पब्लिक IP। दिस इज द पब्लिक IP ऑफ माई इंस्टेंस। याद रखना है कभी भी प्राइवेट IP से आप ओवर द इंटरनेट सर्वर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपके पास VPN कनेक्शन नहीं है। तो VPN अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू नॉलेज कि बेसिकली आप सर्वर को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ कि ओवर द इंटरनेट आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर का आपको बताया था कि एक पुटीजेन सॉफ्टवेयर को एडिशनली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और एक सॉफ्टवेयर आपको जरूरत पड़ेगा जिसको हम बोल रहे हैं पुट्टी। तो पुट्टी तो आप जनरली यूज करते हैं, इट्स CLI आपका एक क्लाइंट है SSH के लिए, SSH क्लाइंट आप इसको बोल सकते हैं। बट पुटीजेन का भी यहाँ पे यूज केस है। जो आपने PEM फाइल डाउनलोड किया है तो PEM फाइल का एक्सटेंशन जो हमें चाहिए दैट शुड बी PPK फाइल, राइट।
एक्सटेंशन जो होना चाहिए उसका .ppk होना चाहिए, क्योंकि पुटी सॉफ्टवेयर में एक लिमिटेशन है, ये बाय डिफॉल्ट .pem वाले जो प्राइवेट की फाइल है उनको सपोर्ट नहीं करता है, दैट्स वाई। तो एडिशनली आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले पुटी जेन सॉफ्टवेयर ओपन करके आपने जो पेम फाइल जो डाउनलोड किया था, ऑल फाइल्स आपको यहाँ पे करना है, एंड आपने ये वाला पेम फाइल डाउनलोड किया था, क्लिक ऑन ओके एंड यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन सेव प्राइवेट की। और किसी भी फोल्डर में जाके आप अपने इस पीपी के एक्सटेंशन फाइल को, मेक श्योर कि इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, पुट्टी प्राइवेट की फाइल, ये इसका नाम होना चाहिए, राइट। एंड आई एम जस्ट गिविंग द नेम माई सिक्योर, कोई भी नेम आप ले सकते हैं जो आप चूज करना चाहते हैं, राइट। एंड इस सॉफ्टवेयर को आप अभी क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और जिस डायरेक्टरी में आपने अभी पीपी के फाइल सेव किया है ना, तो आपके पास देखो दो फाइल है, एक आपने अभी बनाया माई सिक्योर की, एंड इसका जो एक्सटेंशन है वो है आपका पुट्टी प्राइवेट की, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेम ऑर्डर में आपके पास पेम फाइल भी है, तो इन दोनों फाइल्स को आपने सिक्योर प्लेस पे रखना है। both the files are most important for your server, right? So what I'm doing, अब सर्वर आपको कनेक्ट करना है, तो यहाँ से सिंपल आप अपना पब्लिक जो आईपी है उसको कॉपी करो और पुट्टी सॉफ्टवेयर में जाके आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड का मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड नहीं है। अगर आपको इस मशीन का डिफॉल्ट यूजर पता करना है, जैसे लिनक्स में रूट यूजर भी हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, बट एडब्ल्यूएस ने डायरेक्ट रूट लॉगिन को डिसेबल कर रखा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि विच यूजर कैन आई यूज टू कनेक्ट माई सर्वर। तो आप सिंपल देखो दो तरीके हैं, आप इस पे कनेक्ट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा आपको कि कौन सा डिफॉल्ट यूजर इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप गूगल पे जाके यहाँ टाइप कर सकते हैं डिफॉल्ट यूजर फॉर EC2 इंस्टेंस, राइट। तो मल्टीपल आपको यहाँ पे एक तरीके से हेल्पफुल डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे कि आप इस पहले वाले लिंक पे ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं कि AWS क्लाउड में जब भी मैं EC2 इंस्टेंसेस को क्रिएट करना चाहता हूँ और उनको फिर बाद में कनेक्ट मेरे को करना है, तो कौन से डिफॉल्ट यूजर से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो आपको बता रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये उनके डिफॉल्ट यूजर्स हैं। हमारा जो मशीन है वो RHEL 8 का है। अब RHEL 8 में हमारा 6.4 एंड लेटर, यानी कि हमारा 6.4 के रिलीज के बाद के जो वर्जन होंगे उनमें जो यूजर होगा EC2 यूजर होगा। तो वी आर रनिंग विद द RHEL 8, तो हमारा जो डिफॉल्ट यूजर है दैट विल बी EC2 यूजर। सेंटोस का मशीन होता तो उसमें डिफॉल्ट यूजर आपका होता है सेंटोस का, ठीक है। तो मशीन क्रिएट करने के स्टेप्स बिल्कुल सेम है, कोई सा भी मशीन आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपका ये RHEL का हो, सेंटोस का हो, Amazon लिनक्स का हो, उबंटू हो, आपका विंडोज मशीन हो, स्टेप्स आर सेम, राइट। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट अगेन। पुट्टी में मैंने पब्लिक आईपी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑथेंटिकेशन में जाके आपको बस ब्राउज करना है अपना पीपी के फाइल। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यू हैव द टू फाइल्स, एक पेम फाइल आपका है, एक पीपी के है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्राउज माई पीपी के एक्सटेंशन फाइल, दोनों ही प्राइवेट है, बट मैं पेम फाइल को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि पुट्टी में पेम एक्सटेंशन आपका सपोर्टेड नहीं है। जस्ट आपको क्लिक करना है ओपन पर, ओपन बटन के बाद क्लिक ऑन एक्सेप्ट एंड यू हैव टू एंटर योर डिफॉल्ट यूजर EC2 यूजर। सो इट्स अ लाइनेक्स मशीन, जैसा आप अपना खुद के पर्सनल सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल करते हैं सेम तरीके से आपको ये मशीन AWS ने आपको बना के दिया है। बाय डिफॉल्ट जो यूजर EC2 यूजर मिला है उसको सूडो प्रिविलेजेस AWS ने अवेलेबल करा रखे हैं, यानी कि ये यूजर अगर रूट के अकाउंट में स्विच करना चाहता है तो बिना किसी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के आप सिंपल कमांड चला के सूडो स्विच हाइफन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, रूट के अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बेसिक कमांड, जैसे आपको ये चेक करना है कितने पार्टीशन AWS ने ऑलरेडी आपको बता रहा है कि 10 GB का एक पार्टीशन बना है और वो माउंट हो रखा है स्लैश पर बाय डिफॉल्ट, राइट। आपको LS CPU करके वर्चुअल CPU का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, तो यू आर गेटिंग बाय डिफॉल्ट 1 वर्चुअल CPU।
राइट। आपको मेमोरी चेक करना है तो आप आराम से मेमोरी चेक कर सकते हैं सिस्टम में कितना है, कितने वर्चुअल डिस्क लगे हैं fdisk-l कमांड से, या lsbl के कमांड चला के भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडेड बाय AWS। अब इस सर्वर में आप आगे का OS लेवल से कुछ भी स्टडी आप करना चाहते हैं, कोई भी लिनक्स का कमांड चलाना चाहते हैं, all commands will be there by default, right? So इस वाले लेक्चर में बस मैं अभी आपको इतना ही बताता हूं। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, जैसे ही आपने इंस्टेंस को क्रिएट किया है, राइट, तो इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद आपको इसको टर्मिनेट भी कर देना है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप सिंपल यहाँ इंस्टेंस स्टेट पे जाके, यानी कि सर्वर को पहले आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। यू हैव द मल्टीपल ऑप्शंस, स्टॉप, स्टार्ट, रिबूट, हाइबरनेट, यानी कि आप टेम्पररी स्टॉप भी कर सकते हैं अपने सर्वर को एंड अगेन स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग में एज अ बिगनर अगर आप प्रैक्टिस अपना कर रहे हैं तो मेक श्योर कि कुछ समय के लिए आप नया सर्वर क्रिएट करो, अपनी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के बाद तुरंत उसको यहाँ से टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका अभी काम हो चुका है, आपको अब ये सर्वर की डिमांड नहीं है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट का मतलब ही यहाँ पे टर्मिनेट होता है। बट एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही हमने सर्वर को टर्मिनेट किया, वी विल नॉट बी एबल टू अगेन रन माई सर्वर इन सेम स्टेट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सर्वर एक बार आपने टर्मिनेट किया तो AWS विल नॉट प्रोवाइड और विल नॉट प्रोवाइड यू गारंटी टू अप योर सर्वर। टर्मिनेट का मतलब ही होता है कि आप सर्वर को डिलीट करना चाहते हैं। तो हमें एक चीज पॉइंट याद रखना है, जब हम सर्वर को टर्मिनेट करते हैं ना, तो इनमें से आपके वॉल्यूम और NIC, ये दो रिसोर्स सर्वर के साथ डिलीट हो जाते हैं, लेकिन सर्वर का जो सिक्योरिटी ग्रुप और की पेयर आपने बनाया था वो एज इट इज आपको मिलेगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम आप अगेन नया सर्वर बनाना चाहते हैं ना, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि नया की पेयर आपको नहीं बनाना है। जैसे सेम ऑर्डर में आप एक सर्वर और बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल नेक्स्ट करके जब जाते हैं ना, सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन चूज करना है, सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे आपने जो लास्ट टाइम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेम ऑर्डर में जब आप लॉन्च करेंगे ना, तो आपको एग्जिस्टिंग की पेयर का ऑप्शन लेना है, और यू हैव द की ऑलरेडी क्रिएटेड। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम चाहे तो की पेयर भी अलग ले सकते हैं एवरी टाइम, सिक्योरिटी ग्रुप भी अलग ले सकते हैं, बट जस्ट फॉर द मैनेजमेंट रेदर देन क्रिएटिंग द मल्टीपल रिसोर्सेस, we can just make it centralized, we can take the same security group and key pair for every server। so इस लेक्चर में मैंने बस आपको सिंपल एक डेमो दिया है कि एक इंस्टेंस आपको AWS क्लाउड में अगर बनाना पड़े, अपने प्रैक्टिस के लिए, लिनक्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, RHEL8 का एक मशीन आपको एप्लीकेशन चलाने के लिए चाहिए, वेबसाइट इंस्टॉल करने के लिए चाहिए, कोई अदर भी स्टफ आपको अपना मैनेज करना है, तो सबके लिए आप इस वाले लेक्चर को, इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा कि एक विंडोज का मशीन आपको अगर जरूरत पड़े AWS क्लाउड में, तो जो विंडोज के यूजर्स हैं उनके लिए वो प्रैक्टिकल आप फॉलो कर सकते हैं, सेम स्टेप्स में होगा, बट तरीका थोड़ा सा अलग होगा, बिकॉज दैट इज विंडोज एंड ये आपका है लिनक्स, ठीक है। अगेन मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी लेक्चर नंबर 11, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।